हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारी आईपीसी की क्लास में। यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने पहली क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने 11 सेक्शंस देखे थे। ठीक है, टोटल 511 सेक्शन है। और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम अपने आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे। फिलहाल खुशखबरी की बात यह है कि ये जो सामने सेक्शन लिखे हैं बहुत ही आसान है। इसमें बताने को ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपको पता होनी चाहिए। देखो, धारा 12 बहुत ही कॉमन धारा है। धारा 12 जो है वो जनता के बारे में बात करती है, यानी कि जन सामान्य के बारे में। ठीक है, अब देखो, जनता या जन सामान्य किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ मैंने जैसे कि लिखा है, इसमें समाज की जनता का कोई भी वर्ग समुदाय हो सकता है। जिसे हम जनता संबोधित करते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी समुदाय हो। ठीक है, सिर्फ इतना ही कहा गया है इसमें। धारा 13, देखो अगली धारा जो है ये क्वीन की परिभाषा है। अब देखो, जब ये आईपीसी आया था, भारतीय दंड संहिता आई थी, उस टाइम अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो इसी कारण ये जो आईपीसी बनाई थी तो अंग्रेजों ने बनाई थी। इस कारण यहाँ पे धारा 13 है, क्वीन की परिभाषा, जिसका अब ज़्यादा कोई मतलब नहीं रह गया है, तो इससे हमारा कोई ज़्यादा गहरा संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये धारा 14 है। धारा 14 सरकार के सेवक होगा। सरकार के सेवकों की बात करती है। अब सरकार के सेवक कौन होंगे? जो सरकार के लिए काम करते हो, यानी कि सरकार द्वारा सरकार के अधिकार क्षेत्र में नियुक्त किए गए अधिकारियों से संबंधित है। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है। इसी तरह हमारी ये धारा 15। अब धारा जो 15 है वो ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा की बात करती है। अब क्या है कि अब अपना देश आज़ाद हो चुका है। जब आज़ाद हो चुका है अपना देश, तो फिर हमें ब्रिटिश से कुछ लेन देन ही नहीं रहा। तो 1937 में आईपीसी की दोबारा समीक्षा हुई। जब ये समीक्षा हुई तो इस धारा को निरस्त कर दिया गया। अब ये बिल्कुल अर्थहीन है। ठीक है, धारा 15 बिल्कुल अर्थहीन है। इसी तरह आगे देखते हैं हम, ये हमारी धारा 16 जो बात करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा जो है, ये भी 1937 में जब समीक्षा हुई तो इसे भी निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो देखो, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये पढ़ना नहीं, हमें पता होना चाहिए कौन सी निरस्त हुई 1937 में। ठीक है, इसी कारण मैंने ये लिखवाई है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ धाराएं रटना नहीं है। धारा क्यों निरस्त हुई, धारा में क्या लिखा है, ये सब जानना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ लोग जो है एडवोकेट बनने वाले होंगे, कुछ लोग बन चुके होंगे। जो बन चुके हैं उन्हें भी पता होना चाहिए, जो बनने वाले हैं उन्हें भी पता होना चाहिए। ठीक, इसलिए हर चीज़ हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो ये दोनों धाराएं निरस्त हुई थी 1937 में। ठीक, आईपीसी की 1937 में जब समीक्षा की गई तब। अब ये धारा 17 देखो, यही बहुत ही आसान है, जो सरकार के बारे में बात करती है। अब सरकार क्या है? सरकार हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो दोनों को मिला के सरकार बनती है। ठीक है, मतलब दोनों को संबोधित है सरकार। ठीक, अब धारा 18। धारा 18 जो है वो हमारे देश यानी भारत के बारे में बात करती है। अब इसमें एक चीज़ है, देखो, भारत यानी कि पूरी इंडिया, पूरा जम्मू कश्मीर भी इसमें इंक्लूड है। 2019 से पहले जब हम इसकी बात करते थे धारा 18 की, तो जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड कर देते थे। वहां पर पहले क्या था, आरपीसी चलता था, यानी कि रणवीर दंड संहिता चलती थी 2019 से पहले। लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां पर भी धारा 18 लागू हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान आसान धारा है। इन्हें जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, और जिन्हें नोट करना है वो नोट कर ले। फिर इसके आगे धाराएं करते हैं। आइए आगे देखते हैं। 18 के बाद हमारी धारा है 19। धारा 19 जो है वो न्यायाधीश के बारे में बात करती है। अब पता होना चाहिए कि न्यायाधीश होता कौन है। देखो, जनरली हर कोई जानता है कि न्यायाधीश कौन होता है, जो न्याय देता है।
जो जज होता है उसे न्यायाधीश बोलते हैं। लेकिन डेफिनेशन के तौर पे क्या है न्यायाधीश, जो धारा 19 में लिखा है वो देखो, जो किसी कानूनी कार्रवाई चाहे वह सिविल हो या आपराधिक हो, ठीक है, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश कहा जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं धारा 20। देखो 19 क्या है, न्यायाधीश से, और 20 है न्यायालय। न्यायालय वो जगह है जहां पर न्यायाधीश बैठकर अपराधियों के खिलाफ अपना निर्णय सुनाता है, या फिर कोई समस्या जो लोगों को होती है उस पर न्याय लेने के लिए जिस जगह पे आते हैं वो जगह न्यायालय होती है। ठीक है, देखो, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। कितने के? एक निकाय के रूप में। अब मान लो किसी को भी कोई भी समस्या है, वो अपनी समस्या के समाधान के लिए, अब जज जो है वो सबके घर तो जाएंगे नहीं, वो जहाँ बुलाते हैं वो जगह न्यायालय होती है। तो वहाँ पर आकर के जो भी पार्टियाँ उनकी सबकी समस्या को सुना जाता है, उस पर विचार किया जाता है, फिर उसके बाद न्यायाधीश पर निर्णय सुनाता है। ठीक, तो धारा 20 न्यायालय के बारे में बात करती है, धारा 19 न्यायाधीश के बारे में बात करती है। अब धारा जो 21 है, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है और ये काफ़ी बड़ी है, फिर भी मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है। देखो धारा 21 किसकी बात है? लोक सेवक। अब लोक सेवक कौन होते हैं, ध्यान से सुनना। धारा 21 ऐसे शब्दों को परिभाषित करती है जिसका सीधा संबंध, ठीक, सीधा संबंध किससे? शासन, प्रशासन, न्यायालय, रक्षा से संबंधित है। किससे है? शासन, प्रशासन, न्यायालय, रक्षा से संबंधित। ठीक, अब देखो इसमें कौन कौन आते हैं। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर आएगा जो मतलब निर्णय ले सकता है या अपना निर्णय सुना सकता है। ठीक, न्यायालय का हर अधिकारी जिसमें समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है। ठीक, उसी तरह किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, अफसर या पंचायत का सदस्य, ठीक है, वो भी लोक सेवक में गिना जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सबको इकट्ठा कर दिया एक ही में, क्योंकि बहुत ही लंबा हो रहा था, तो मैंने क्या किया, हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो, ठीक है, कहाँ पर हो? सरकार की सेवा या वेतन में हो, या किसी लोक कर्तव्य के पालन हेतु सरकार से फीस या वेतन पाता हो, तो वो हर व्यक्ति लोक सेवक कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैंने यहाँ बहुत ही आसान भाषा में इसीलिए लिखा कि समझ में आया तुम लोग को। देखो धारा 22, ये तो बहुत ही छोटी धारा है। चल संपत्ति। अब चल संपत्ति कौन सी होती है? चल संपत्तियां वो संपत्ति होती है जो जमीन से अटैच ना हो, जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे कि हमारा कैश है, ठीक है, चेयर है, ये पेन है, मार्कर है, बोर्ड है, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो सभी संपत्तियां चल संपत्ति कहलाती है। अचल संपत्ति जो जमीन से अटैच होती है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, इन्हें हम हर जगह नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धारा 22 चल संपत्ति की बात करती है। अब देखो धारा 23 सदोष अभिलाप। सदोष अभिलाप मतलब रॉन्गफुल गेन। अब रॉन्गफुल गेन कब होगा? देखो अगर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का अभिलाष यानी कि उसको लेने की कोशिश करता है जिसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार ना हो, तो वो रॉन्गफुल गेन में आएगा, सदोष अभिलाप में। और सदोष हानि क्या है, रॉन्गफुल लॉस क्या है? तो ऐसी संपत्ति की हानि जिस हानि को उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार हो। ठीक है, तो सदोष अभिलाप और सदोष हानि दोनों धारा 23 में आते हैं, यानी कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ठीक, इसे भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो धाराएं हम और पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो इसे जल्दी करो दोस्तों।
अब देखो ये वाली जो धाराएं हैं ये अक्सर हमारे प्रोफेशन में काम आती हैं, ठीक है। देखो पहली कौन सी है, धारा 24 है ना, है धारा 24। देखो धारा 24 क्या कहती है, धारा 24 बेईमानी की बात करती है। अक्सर हमारे पास केस आएंगे, छोटे मोटे केस होते हैं अक्सर बेईमानी के, ठीक है, कभी कभी बड़े केसेस भी आते हैं। देखो बेईमानी किसे माना जाएगा, हमारे धारा 24 के अनुसार जो भी कोई किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या हानि पहुंचाने, क्या कहा मैंने, गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या हानि पहुंचाने हेतु कोई कार्य करता है, वह उस कार्य को बेईमानी से किया जाना कहलाता है, ठीक है। धारा 24 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है, ठीक। तो ये धारा 24 याद रखना, अक्सर ऐसे केसेस हमारे पास आएंगे जिसमें हम धारा 24 लगाएंगे, ठीक है। धारा 25, धारा 25 किसकी बात करती है, ये कपट पूर्वक की बात करती है, ठीक। जब धारा 24 आएगी तो कहीं ना कहीं 24 के साथ साथ 25 उसमें मिलती जुलती कहीं दिखेगी। देखो 25 और 24 में अंतर क्या है, ये कपट पूर्वक की बात करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने के आशय से करता है तो उसे कपट पूर्वक कार्य कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो 26 क्या है, 26 है, धारा 26 जो है वो विश्वास करने के कारण के बारे में बात करती है। अब हम किसी चीज पे क्यों कारण करें, क्यों विश्वास करें, किस कारण से विश्वास करें, तो उसकी बात करेगी, रीजन ऑफ बिलीव, ठीक है। धारा 27 ये भी अक्सर आएगी हमारे पास, कई सारे केसेस आते हैं इसके। देखो इसमें क्या है, धारा 25 एक, देखो धारा 27 में क्या कहता है, पत्नी लिपिक या सेवक के द्वारा, ठीक, किसके, पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। कई बार ऐसा होगा जब पत्नी या फिर जो क्लर्क होगा जिसे लिपिक बोलते हैं या सेवक हमारे क्लाइंट की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तभी धारा 27 का यूज करेंगे, ठीक है। ये सब जो धाराएं हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी, इन्हें जरूर याद रखना। धारा 28, धारा 28 देखो क्या कहती है, ध्यान से देखो। जब कभी भी ऐसा केस आए जिसमें पत्नी, क्लर्क या सेवक इनके द्वारा संपत्ति पर कब्जे की कोशिश की जाए तो हम धारा 28 का यूज करेंगे, सॉरी 27 का, ठीक है। किसका यूज करेंगे, 27 का, ठीक। अब देखो 28 क्या कहता है, 28 बात करता है कुटकर्म की, यानी कि काउंटर फिटिंग, ठीक है। तो ये देखो ये क्या कहता है, इस धारा के अनुसार कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के जैसा यानी कि उसके जाली दिखाने की कोशिश करता है, जैसे कि असली नोट के बदले में नकली नोट चलाने की कोशिश करता है, ठीक है, और ऐसा वो जानबूझकर करता है, तब जो उस पे सेक्शन लगता है वो होती है धारा 28। तो ये भी केसेस हमारे पास आएंगे, ये जितनी है 24, 25, 26, 27, 28 ये मोस्टली केसेस आते हैं, ठीक है। अब देखो धारा 29 किसके बारे में बात करती है, धारा जो 29 है वो दस्तावेज के बारे में बात करती है कि दस्तावेज होते क्या हैं, ठीक है, हम किन्हें दस्तावेज मानेंगे, ठीक, तो उनकी बात करती है। देखो दस्तावेज क्या है, दस्तावेज ऐसी वस्तु कहते हैं जिसमें कागज, कंप्यूटर फाइल या किसी अन्य माध्यम पर किसी इंसान या व्यक्ति या मानव द्वारा बनाए गए चिन्ह, शब्दों, विचारों, चित्रों या अन्य अर्थपूर्ण जानकारियों को दर्शित किया गया हो, ठीक है, तो ये सब दस्तावेज कहलाते हैं, ठीक। आज की हमारी जो अंतिम धारा है वो है धारा 30। ये भी इंपॉर्टेंट धारा है, ध्यान से सुनना। मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होगी, ठीक है, कुछ लोग सिक्योरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी। खैर मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है, देखो
उस दस्तावेज हम लोग उस दस्तावेज को मूल्यवान प्रतिभूति बोलेंगे जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार, ठीक है, सृजित हो, यानी कि लीगल राइट्स जिससे क्रिएट होते हों, या फिर कुछ एक्सप्लेन हो रहा हो, ठीक है, या फिर ट्रांसफर स्थानांतरित हो रहा हो, सीमित हो रहा हो, कोई चीज़ लिमिटेड हो रही हो, या नष्ट किया गया, मतलब कोई मूल्यवान चीज नष्ट की जाए या छोड़ दिया जाए जिसके द्वारा व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह कानूनी दायित्व में है या नहीं है, ठीक है, कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता, तो ऐसी चीज को क्या बोलेंगे, मूल्यवान प्रतिभूति बोलेंगे। ठीक, क्या क्या आता है, जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार सृजित हो रहे हो, यानी कि लीगल राइट्स क्रिएट हो रहे हो, विस्तृत हो रहे हो, यानी कि एक्सपेंड हो रहे हो, या फिर ट्रांसफर हो रहे हो, या फिर उन्हें लिमिटेड किया जा रहा हो। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये आज की हमारी अंतिम धारा है। आज हमने पढ़ी धारा 12 से लेकर 30 धारा तक, ठीक है। तो 511 में से हमारी 30 धाराएं हो गई हैं। अब आगे की धाराएं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जिन्होंने हमारी पिछली धारा नहीं पढ़ी है या फिर जिनकी रह गई हैं वो भी पढ़ सकें। ठीक है, कई सारी चीज़ें ग्रुप पे अपलोड नहीं हो पाती हैं।